अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, चीन की जानिब से मुसलसल तंबीह के बावजूद हम देख रहे हैं कि ताइवान में मगरबी सिफारतकारों के जो दौरे हैं वो जारी हैं। अमरीकी अवामी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद फ्रांसीसी पार्लियामान का एक आला सतह का वक्त इन दिनों ताइपे में मौजूद है। नाज़रीन, जो जर्मन नशियाती इदारा है उसने रिपोर्ट किया है कि 5 फ्रांसीसी कानून साजों का ये वक्त है जो आज ही ताइपे पहुंचा है। नैन्सी पेलोसी की गुज़श्ता माह ताइवान के दौरे के बाद किसी आला सतह के यूरोपीय वफ़द का ये ताइवान का पहला दौरा है। दूसरी जानिब अमेरिका का भी एक और वफ़द आज ताइवान जजीरे में पहुंच रहा है। चीन ने पहले ही अमेरिका पर ताइवान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मालियत के असलहे की फ़रोख्त का फैसला मनसूख करने पर जोर दिया है। वज़ारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि वाशिंगटन ताइवान को फौरी तौर पर हथियारों के फ़रोख्त रोकने के साथ साथ जजीरे से जो अपने फ़ौजी रवाबित हैं जो बहुत बढ़ाए जा रहे हैं उनको फ़ौरन बंद करें। फ्रांसीसी वफ़द की बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो ताइवान में इस वक्त मौजूद है। ये वफ़द वहाँ कर क्या रहा है और क्या वजह है कि मगरिब को ताइवान में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी एकदम से हो गई है, ये सारी चीज़ें आप एक रिपोर्ट में जान लीजिए। फिर मज़ीद इस पर तज्ज़िया जो है हुमायूं खान साहब से लेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मगरिब की ताइवान में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। चीन की जानिब से मुसलसल तंबीह के बावजूद ताइवान में मगरबी सिफारतकारों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीकी अवामी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और दीगर ओहदेदारों के बाद फ्रांसीसी पार्लियामान का एक आला सतही वफ़द ताइबे में मौजूद है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान फ्रांसीसी कानून साजों का ताइवान का ये चौथा दौरा है। फ्रांस की मुख्तलिफ पार्टियों पर मुश्तमिल इस वफ़द की क़यादत सेंट्रल साइरल पेलूट कर रहे हैं। वो फ्रांस के ऐवान बाला में यूरोपीय उमूर कमेटी के नायब सदर हैं। फ्रांसीसी कानून साजों का ये वफ़द ताइवान के नायब सदर लाई चिंगटी, ऐवान की स्पीकर यूसी कुन के अलावा दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात करेगा। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती, तकनीकी जिद्दत तराजी और सनती सप्लाई चीन को तक़वियत फराहम करने समेत मुतअद्दिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ताइवान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जुआनो के मुताबिक इन रहनुमाओं की आमद ताइवान और फ्रांस के दरमियान अच्छी दोस्ती को मुकम्मल तौर पर जाहिर करती है। फ्रांसीसी कानून साजों का ये वफ़द पीर तक ताइवान में रहेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्लोरिडा की डेमोक्रेटिक रुकन स्टेफनी मर्फी की क़यादत में एक और अमरीकी वफ़द भी जो जुम्मे तक क़याम करेगा। दोनों जमातों पर मुश्तमिल इस वफ़द में डेमोक्रेटिक काइली काबले और रिपब्लिकन रहनुमा स्कॉट फ्रैंकलिन, जो विल्सन, एंडी बर, डेरिया लेसा, क्लाउडिया टेनी और केट केमिक शामिल हैं। ये दौरा आला सतही अमरीकी ओहदेदारों के दौरे की ताज़ा तरीन कड़ी है, जो कानून साजों, रियासतों के गवर्नरों और पेलोसी के दौरे के बाद हो रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पेलोसी ताइवान का दौरा करने वाली आला तरीन अमरीकी एहलकार थी और उनके इस दौरे ने अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया था। इस दौरे के फौरन बाद ही बीजिंग ने कहा था कि वो पेलोसी और उसके करीबी खानदान पर पाबंदियां आयद करेगा। अगरचे वाशिंगटन के ताइवान के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात नहीं हैं और वो एक चीन पॉलिसी को तस्लीम करता है, लेकिन उसका कहना है कि वो कानून के मुताबिक ताइवान की दिफा के लिए ज़राए फराहम करने का पाबंद है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने चंद रोज कबल ताइवान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के फौजी साजो सामान की मुमकिना फरोख्त की मंजूरी दी थी। पेंटागन ने इस पैकेज का ऐलान ताइवान के इर्द गिर्द चीन की जारहाना फौजी मशकों के तनाजुर में किया, जो गुज़िश्ता माह अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद की गई थी। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान लियो पेंगियो ने एक बयान में कहा कि हथियारों की मुमकिना फरोख्त चीन अमरीका ताल्लुकात और अबनाए ताइवान के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर रही है। चीन मौजूदा पेशरफ्त की रोशनी में दुरुस्त और जरूरी जवाबी इक़दाम उठाएगा। ताइवान के सदर साई इनविंग ने कहा कि चीन के फौजी तैयारों की दरअंदाजी जारी रहने से सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। ताइबे ने चीन की जानिब से गलत मालूमात फैलाने की मुहिम और डोनर्स के खिलाफ भी खबरदार किया है। ताइवान में किस तरह से अमेरिका के बाद अब मगरबी मुल्क फ्रांस की सरगर्मियाँ भी जारी हैं, इस पर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और साथ ही साथ इस पर चाइना का रद्द-ए-अमल क्या है ये भी आपने जाना। ताइवान का इस पर क्या मौक़िफ़ है ये भी इस रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया। अब इस पर तज्ज़िया ले लेते हैं जी। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हुमायूं साहब, क्या वजह क्या हुई है, क्यों जो चाइना की तरफ से एक बहुत वाज़ेह, एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया था, आग से खेलने के मुतरादिफ है अगर कोई ताइवान में इस तरह से विजिट्स करता है, उस मैसेज को क्यों इग्नोर किया गया, इस जानिब तो मैं आऊँगी। पहले ज़रा सर मुझे ये समझा दीजिएगा कि क्यों एकदम से अमेरिका के बाद अब मगरिब के लिए भी जो ताइवान है एकदम से इतनी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, इतना अहम हो गया है, वजह क्या है?
اچھا یہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اہم ہوا ہے ان سینس کہ یہ تقریباً جو ہے چوتھا وزٹ ہے ایک سال کے اندر فرینچ جو ہے پارلیمنٹیرینز کا، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے. جس طرح کل بھی ہم جو ہے وہ روس اور جو یوکرین کے معاملات کے اوپر روس نے جو اپنا ایک وہ پیپر کیا تھا، اس کو اگر ٹائمنگ کے تناسب سے دیکھیں تو یہ اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ اس وقت دنیا ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے اور 2-3 ڈفرنٹ بڑے بلاکس ایمرج کر رہے ہیں، جس میں پرٹیکولرلی جو سب سے بڑا بلاک ہے وہ یو ایس اور اس کے الائز کا ہے، جو یورپ یا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے اندر کچھ ممالک ہیں، اور دوسری سائڈ پہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بہت حد تک قریب آ چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے کچھ ڈفرینسز ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. لیکن اس پرٹیکولر جو آخری جنگ ہوئی اور پھر نینسی پیلوسی کے وزٹ کے فوراً بعد اور پھر جو بائیڈن کی جو پالیسیز رہی ہیں چین کے طرف، تو اس میں جو ہے نا یہ 2 بڑے کلیئر بلاکس جو ہیں وہ ایمرج کر کے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں وہ جو 70s اور 80s کا کولڈ وار والا جو سیناریو تھا وہ پھر سے پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اور عالمی سیاست کے اندر. تو یہ اس کی اہمیت اس وقت کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اچانک جو ہے یو ایس کے جو ہے اسپیکر آف دی ہاؤس، پھر اس کے بعد جو ہے کانگریشنل ڈیلیگیشن، پھر اس کے بعد گورنرز، اور اب اس کے بعد جو ہے یہ فرینچ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ آ رہے ہیں. تو یہ سارا ایک کڑی کا حصہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر تائیوان کو جو ہے یوز کرتے ہوئے چائنا کی جو پروگرس بیلٹ اینڈ روڈ کے تھرو ہمیں نظر آ رہی تھی یا جو اس کا ایک نیا ویژن تھا اس کو کسی طرح سے سلو کیا جائے. تو یہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ یو ایس کی سبوتاژ کیا جا سکے. اچھا پھر سر یہ فرما دیجیے گا کہ اگر یہ ساری کوششیں جاری ہیں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا اس کو سمجھ رہی ہے، تو ظاہر ہے چائنا بھی اس کو بہت وقت سے پہلے ہی سمجھ چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس پر تنبیہ بھی کرتا رہا ہے، روکنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، مشقیں بھی اس نے شروع کی تھیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ابھی کیا ممکنہ رد عمل دے سکتا ہے چائنا جو ہے فرانس اور امریکہ کے ان حالیہ دوروں کے بعد؟ دیکھیں جو فرینچ وزٹس ہیں اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے چائنا کوئی بہت زیادہ کوئی ایگریسو قسم کا سانس دے گا، کیونکہ کچھ ممالک، اچھا بائی دا وے فرانس کا بھی جو یونائٹڈ نیشن کے اندر موقف ہے یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر موقف ہے وہ ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے. اس کے باوجود جو ان کے کانگریس مین ہیں وہ بیسیکلی یہ آرگومنٹ دونوں طرف سے یہی دیا کہ امریکہ کی بھی طرف سے بھی کہ جی سیپریشن آف پاور کے اندر ہمارا لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشل برانچ چونکہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس لیے جو سیاستدان اگر اپنا کوئی وزٹ کر رہا ہے تو اس کا جو ہے گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس سینس میں بھی جو ہے جب تک جو ہے کوئی اس وقت کی جو موجودہ وہ صدر ہیں آنگ سان وینگ جو ہے تائیوان کی ہیں یا وہاں کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اگر کوئی اوورٹلی کوئی ایسا غلط بیان نہ دیں تو چائنا میرا خیال ہے اس کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے تحت کرے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ریڈ لائنز بہت کلیئر کر دی ہیں. وائٹ پیپر جس کے اوپر ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، اس کے اندر اس کے علاوہ ملٹری مشقیں کر کے اور بہت سارے جو ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چائنا کی ون چائنا پالیسی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، تو ان وزٹس کو میرا خیال ہے چائنا حد الوسع کوشش کرے گا کہ اگنور کریں جب تک کہ یہ معاملہ کوئی اتنی بڑی نوعیت کا نہ بن جائے جس میں کوئی تائیوان کی موجودہ. اچھا ٹھیک ہے، چائنا کے ری ایکشن پر تو ہم نے بات کر لی، سمجھ لیا جو چیز آپ ہم سے شیئر کر رہے تھے. ہمایوں صاحب کچھ ہم امریکہ کے ری ایکشن پر بات کر لیتے ہیں، اور ری ایکشن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس مطالبے پر جو چائنا نے کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو $1 ارب 10 کروڑ کے جو مالیت کا اسلحے کی فروخت کا فیصلہ کر چکا ہے اس فیصلے کو منسوخ کرے. ساتھ ہی ساتھ وزارت دفاع کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن تائیوان کو فوری طور پر ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے ساتھ ساتھ جزیرے کے اندر جو اپنے فوجی روابط وہ بڑھاتا دکھائی دے رہا ہے اس کو کم کرے یا فوری طور پر بند کر دے مکمل طور پر. آپ کو کیا لگتا ہے اس پر واشنگٹن کا کیا رد عمل آئے گا؟ کیونکہ جس طرح سے آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں بہت سارے یورپی ممالک اور پھر جو امریکہ ہے ون چائنا پالیسی کو تو تسلیم کرتے ہیں نا، تو اس پر کیا کوئی مثبت رد عمل سامنے آئے گا اس مطالبے کے بعد؟ انفارچونیٹلی میری ذاتی رائے میں کوئی مثبت رد عمل آنے کی توقع بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی اپنائے رکھی ہے اپنائے تائیوان کے اندر بڑے عرصے سے. جب سے انہوں نے تائیوان کے اندر چائنا کے ساتھ پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن استوار کیے اور یونائٹڈ نیشن میں چائنا کی جو سیٹ جو تھی رائٹ فل جو سیٹ تھی وہ برقرار ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے تائیوان ریلیشن ایکٹ بھی کیا.
ताइवानी जो मौजूदा हुकूमत या डिस्पेंसेशन, और उसके बाद जो उस वक्त थी 1970s के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ताइवान को जो है ऐसे असले फराहम करते रहेंगे जिससे वो अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो उसके ऊपर हमने देखा कि पिछले कोई 12, 14, 15 सालों में ये प्रेसिडेंट बाइडेन से पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले, प्रेसिडेंट ओबामा से पहले, तमाम सदूर जो हैं वो ताइवान को मुख्तलिफ जो है मिलिट्री एड्स देते रहे, और अगर एक तखमीना लगाया जाए मोहतात अंदाजे के मुताबिक, वो 20 से 22 बिलियन डॉलर का जो है वो अभी तक दे चुके हैं पिछले 12, 14, 15 सालों में। तो ये अभी की भी जो उनकी वो है, ये तो एक उनका हिस्सा है कि हर साल उन्होंने 2 से 3 बिलियन डॉलर की देनी है, और उसके अलावा ज्यादा भी देंगे। बाइडेन जो है जब से आए तो उन्होंने अभी तक 2 से 3 बिलियन डॉलर की जो है वो मिलिट्री मसनूआत जो है ताइवान को दे चुके हैं। मैं ख्याल है चाइना जो है अपनी रेड लाइंस को आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो क्लियर करना शुरू हो गया। उन्होंने सैंक्शंस लगा दी हैं जो मौजूदा ताइवान की हुकूमत के अंदर उनकी सदर कहलाती हैं, उनके ऊपर, उनके मुख्तलिफ कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर, और फिर जो लोग नैंसी पेलोसी, उनके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए बाय द वे। तो चाइना अपनी रेड लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करना शुरू हो गया है कि अमेरिका को अब जो है ना स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से निकल के स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की तरफ आना होगा। अगर वो वन चाइना पॉलिसी को बिलीव करते हैं तो उनको उस पर अमल भी करना होगा, और ये मामला ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। ये चाइना का जो है बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। अच्छा, एक क्लियर मैसेज अमेरिका को, उसके इत्तेहादियों को, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का तो है ही है। ताइवान के साथ क्या हो सकता है अगर ताइवान, क्योंकि ताइवान का कहना तो ये है कि जी जो भी विज़िट करेगा वहाँ के प्रेसिडेंट कहती हैं हम उसको वेलकम करेंगे और ये हमारा हक है, हमें इससे कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे बयान तो बारहा दे चुकी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सारी सिचुएशन जो है ताइवान के लिए बहुत एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है अगर चाइना इस पर कभी कोई शदीद रद्द अमल देता है तो? जी, ये हो नहीं सकती। अगर, मेरा ख्याल है ये तो अब एक बहुत क्लियर हो चुका है पिछले चंद महीनों के अंदर जिस तरह वाक़यात बदले हैं। हमने यही देखा कि जो मौजूदा ताइवान के अंदर जो डिस्पेंसेशन है आंग सैन वेई की जो है वो मौजूदा उनकी जो सदर हैं 2016 से आने के बाद से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की वो सदर हैं, उन्होंने जो अपनी टेंडेंसीज दिखाई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस वक्त अक्टूबर के अंदर उनकी 20th नेशनल पीपल्स कांग्रेस होने वाली है, जिसमें मोस्ट लाइकली जो है वो 3rd टर्म के लिए और लाइफ टर्म के लिए वो जो है वो सदर मुंतखब होने वाले हैं। और इस सूरत हाल में उनका आते सारी पिछले 2 टर्म्स में बड़ा क्लियर वो था कि मैं ताइवान को पीसफुली रीयूनिफाई करूंगा चाइना के साथ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीज़ें बड़ी गंभीर और कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें अमेरिका बार बार कोशिशें कर रहा है किसी तरह चाइना को प्रोवोक करे और कोई ऐसी हिकमत अमली बनवाए वहाँ पे जहाँ के ईस्ट एशिया और साउथ चाइना के अंदर मामलात ख़राब हों। दुनिया अभी रशिया और यूक्रेन के मामलात से निकलने नहीं पाई। अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसी जो है वो बहुत ख़तरनाक है। ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ चंद ममालिक को नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का जो अमन इस्तेहकाम है उसको ख़तरात से दो चार कर सकती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं हुमायूं खान साहब, इस पर सोचा जाना चाहिए अमेरिका की जानिब से और दीगर ममालिक जो इसका हिस्सा बन रहे हैं इस चीज़ के अंदर। हुमायूं खान साहब, एक और चीज़ मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जब हम यहाँ बैठ कर चलें, 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इस सारी चीज़ को समझ रही हैं, जो यूरोपीय ममालिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इंसानी हुकूक़ को बड़ी अच्छी तरह से समझा जाता है। अमेरिका की बात कर लीजिए, इंसानी हुकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार वो ख़ुद को ज़ाहिर करता है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को जंग के अंदर झोंका गया रशिया के साथ, जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर किया गया, जो कुछ शाम के अंदर किया जा रहा है, जो फ़लस्तीन के अंदर हम होता देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं इन ममालिक की जानिब से एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ जब बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जिनमें कुछ बड़े ममालिक जो मिलकर बैठते हैं वो इस चीज़ पर पैसे खर्च करने के लिए आमादा में वो दिखाई देते हैं कि दुनिया में किसी तौर अमन जो है उसको बरकरार रखना है हमने। तो ये इतना बड़ा तजाद क्यों है अमल में और बात में? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम सारे जो हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन या आलमी सियासत को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें लगता ही है कि शायद जो है ये सिस्टम मोरालिटी के ऊपर बेस करता है, इक्वालिटी के ऊपर बेस करता है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन की बड़ी मशहूर इस्लाह है कि सबसे पहले जो कौमें या रियासतें होती हैं
ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ پیراماؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ اسی کی بیسس پہ ہے. یہ ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا، امریکہ یا اس کے جو اتحادی ممالک یورپ میں ہیں، یا انڈیا کو آپ لے لیں، یا جو اور ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، یہ باتیں تو شاید بہت بڑی بڑی کریں جمہوریت کی اور جو ہے انسانی حقوق کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کشمیر میں جو ہے پچھلے کتنے سالوں سے جو ہے وہ ایک پورا اس کو قید خانہ بنایا. فلسطین کب سے جو ہے وہ جل رہا ہے. شام اور سیریا کا آپ نے ذکر کر دیا، یمن کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، افغانستان کا دیکھ لیں، ویتنام کا دیکھ لیں. جب یہاں سے گیا تو ان سارے معاملات میں باتیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور اپنے آئیڈیلز کی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی انٹرسٹ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنی قوم کو سب سے زیادہ فائدہ کس طرح دینا ہے. تو وہ بہت سارے آئیڈیلز کو بھول کے اپنے انٹرسٹ کو وہ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. چائنا کی مثال ہم نے یو این کے اندر دیکھی اور دنیا میں دی جا رہی ہے کہ 700 سے 800 ملین لوگوں کو پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے پاورٹی سے نکالا. باوجود اس کے ایک ایسا ملک ایک ایسے نئے اکنامک ماڈل کے ساتھ آ رہا ہے جس میں بیلٹ اینڈ روڈ اور بہت ساری چیزیں، اس کو کبھی جو ہے وہ آپ تائیوان کے مسئلے میں الجھاتے ہیں، کبھی اس کو رشیا اور یوکرین کے معاملات کے اندر الجھاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کا جو ماڈل ہے وہ جو ہے دنیا کے اندر ایک الٹرنیٹیو سکسیسفل ماڈل کے طور پہ نہ آئے. اور جو ان کی جمہوریت ہے جس کو وہ جمہوریت سمجھتے ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی جمہوریت کے طور پہ آ گئے، جس میں پرائم منسٹر مودی بھی جمہوریت کے طور پہ آ گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا میسیکر ہوا، دنیا کے اندر بے تحاشا تباہی ہوئی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے جس میں باتیں کرنی بہت اہم سر. جو میں آپ کی بات سے سمجھ پائی ہوں وہ یہی ہے، اپنی قوم کا مفاد کہہ لیجئے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اپنے علاوہ ظاہر ہے جب آپ ایک سپر پاور ہیں تو آپ کس طرح سے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک پازیٹیو وے اختیار کر کے تو سپر پاور بن جائے اور آپ کو ریپلیس کر دیا جائے. یہ بات ہضم کرنا بہت زیادہ ظاہر ہے امریکہ کے لیے مشکل ہے، اور وہ پھر وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں چائنا کو لے کر جن کا آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیوں ایک دم سے اتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے یورپی ممالک کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی اس تائیوان کو، اور کیوں وہاں کی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان سب کو ویلکم کر رہی ہیں، اور کیوں اس طرح سے چائنا ریاکٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ چائنا چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے. وہی جانتا ہے کہ ابھی اسے جوش سے کام نہیں لینا ہے، اسے ہوش سے کام لینا ہے. یہ ظاہر ہے چائنا کے اپنے مفاد میں تو ہے ہی ہے، لیکن اور بہت سارے ممالک ظاہر خاص طور پر دنیا کا امن جو ہے وہ اسی چیز سے جڑا ہے. بہرحال جی آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں اور بات کر لیتے ہیں لز ٹرس کی، جو کہ برطانوی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال چکی ہیں. ناظرین، وہ برطانیہ کی 56ویں وزیر اعظم ہیں، جبکہ اس اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے والی تیسری برطانوی خاتون ہیں. وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر انہوں نے پہلی تقریر کی، جس میں ٹرس نے اپنے 3 اہم ترجیحات کا اعلان کیا. ٹرس نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں میں کمی اور اصلاحات کے ذریعے ایک ٹھوس منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس ٹھوس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ برطانیہ کو موجودہ مشکلات سے نکال لیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لز ٹرس جو ہیں انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی نئی کابینہ جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے جب برطانوی کابینہ میں 4 اعلیٰ ترین عہدوں پر کوئی بھی سفید فام شامل نہیں ہے. نئی وزیر اعظم لز ٹرس کی برطانیہ کے لیے کیا ترجیحات ہیں اور ان کی نئی کابینہ میں کون کون شامل ہے، اس پر آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے، ان سے مزید بات چیت کریں گے. برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لز ٹرس نے اپنا منصب سنبھال لیا. اسکاٹ لینڈ میں ملکہ برطانیہ سے ملاقات کے بعد لز ٹرس اس عہدے پر باقاعدہ طور پر فائز ہوئی. وہ ملک کی 56ویں وزیر اعظم جبکہ اس اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچنے والی تیسری برطانوی خاتون ہیں. عہدہ سنبھالنے کے بعد عالمی رہنماؤں سے بھی مبارکباد اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پہلے عالمی رہنما تھے جن کے ساتھ ٹرس نے بطور وزیر اعظم بات چیت کی. یوکرینی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں لز ٹرس کو کیف آنے کی دعوت دی اور یوکرین کی دفاعی اقتصادی مدد کرنے کے لیے برطانیہ کا شکریہ ادا کیا. امریکی صدر جو بائیڈن اور لز ٹرس کے درمیان بھی رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے اور اس کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرنے کا وعدہ کیا. وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اپنی پہلی تقریر میں لز ٹرس نے اپنی 3 اہم ترجیحات کا اعلان کیا. انہوں نے معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکسوں میں کمی اور اصلاحات کے ذریعے ایک ٹھوس منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سخت محنت کا پھل دینے کے لیے ٹیکسوں میں کمی کریں گی اور تجارتی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں گی.
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि वो बरतानिया को उमंगों वाली कौम में तब्दील कर देंगी। उन्होंने रूस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग की वजह से पैदा शुदा तवानाई के बहरान से निपटेंगी, क्योंकि बहुत से बरतानवी शहरी इस मौसम सरमा में अपने घरों को गर्म रखने के हवाले से फिक्रमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में अपनी तीसरी तरजीह मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना करार दी। लिज ट्रस ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि आवाम को उनकी जरूरत के मुताबिक डॉक्टर और नेशनल हेल्थ सर्विस दस्तयाब हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म को ओहदा संभालने के बाद लिज ट्रस ने अपनी नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। ये पहला मौका है जब बरतानवी काबीना में 4 आला तरीन ओहदों पर कोई भी सफेद फार्म आदमी शामिल नहीं है। डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से ज्वाइन कर चुके हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक्स वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा अख्तर साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि लिज ट्रस ने जितने लोग शामिल किए हैं काबीना के अंदर, उनमें से कोई भी सफ़ेद फार्म नहीं है। इससे हम क्या मुराद लें? इससे हम ये मुराद लें कि वो स्याह फार्म लोगों के लिए एक नरम गोशा रखती हैं, या फिर हम इससे ये मैसेज लें कि कोई भी सफ़ेद फार्म उनको इस लायक लगा नहीं कि वो उस तरह से काम कर सकेगा, वो अपनी टीम का हिस्सा बना सकेंगे, इसलिए स्याह फार्म लोग जो है उनको तरजीह दी गई? नहीं, असल बात यह है कि उनके पास जो कैबिनेट में उन्होंने लोग लिए हैं, वो चाहती हैं कि नए लोग लिए जाएं और उनसे परफॉर्म करवाया जाए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4 जो है नॉन वाइट लोग हैं जो ग्रेट ऑफिस में बैठते हैं, वो 4 पहली दफ़ा उन्होंने लिए हैं। वो चाहती हैं कि परफॉर्म करें, और अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आएगा तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन चूंकि जो नए लोग होते हैं उनमें जोश होता है, जज्बा होता है, और वो कुछ करना चाहते हैं। और आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लिज की, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तरजीहात पेश की हैं अवाम के अंदर। वो कितनी कामयाब होती हैं ये बात की बात है, लेकिन उनके जोश और जज्बे से ये लग रहा है कि वो कुछ करना चाह रही हैं, और स्पेशली जो हाई लिविंग कास्ट है बरतानिया के अंदर, उस पर कंट्रोल करना चाह रही हैं। उसके अलावा इनको एक और बड़ा मसला है सर्दियों के अंदर, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी की कीमतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि एक आम आदमी जो अबव एवरेज है वो भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सो मेरा अपना ख्याल है कि वो ये चाहती हैं कि जो भी नए लोग आए वो जज्बे के साथ काम करें, और वो हाल ना हो जो बोरिस जॉनसन का हुआ था। आप ही के प्रोग्राम में जब आपने सवाल किया था कि बोरिस जॉनसन जा रहे हैं या नहीं, ये क्रेडिट आपको जाता है, और हमने उस वक्त कहा था कि बोरिस अब नहीं ठहरने वाले। तो ये जो नई कैबिनेट इन्होंने बनाई है, बड़ी लंबी चौड़ी कैबिनेट है, लेकिन ये चाहती हैं कि कुछ करें। कल उन्होंने एक अहम प्लान जो है वो रख रहे हैं सामने ब्रिटिश अवाम के, उसमें वो क्या कहती हैं ये कल पता चलेगा। लेकिन बेसिकली आज भी जो प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम होता है एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 12 o'clock to 12:30, उसके अंदर भी वो बड़ी अग्रेसिव नजर आई, और उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के जितने भी सवाल थे उनको बड़ा अग्रेसिवली उनका जवाब दिया है। और मेरा अपना ये मानना है कि वो कुछ करने की पोजीशन में है। वो ये चाहती हैं कि मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए और मुझे देर पा याद रखा जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम तक जो इत्तलात पहुंची हैं, और जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि आपने बिल्कुल फरमाया था इसी प्रोग्राम के अंदर कि बोरिस अब मज़ीद नहीं रहेंगे, और वाक़तन हमने वैसा होता हुआ देखा। लेकिन बहुत सारे हल्के, बहुत सारे तज्ज़िया कार जो हैं वो ये फरमाते हमें दिखाई दे रहे हैं कि लिज ट्रस जो हैं उनके ऊपर भी उनकी पार्टी के लोग कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए लिज को चुन लिया गया। लेकिन अगर वो अपने किए गए वादे जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा नहीं उतरती हैं तो फिर उन्हें भी हटाया जा सकता है मुद्दत पूरी होने से पहले, ऐसा है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये नहीं है कि उनके पास चॉइस नहीं था, बहुत 12 लोग थे, फिर वो होते होते 2 पे आए, लेकिन ये करने की पोजीशन में है। ये कहना कि उनकी पार्टी के लोग खुश नहीं हैं, इस वक्त तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता कि लोग खुश नहीं हैं, टोरी पार्टी के मेंबर खुश नहीं हैं,
تو ان کو اتنے ووٹ نہیں پڑتے. سو یہ ابھی بہت ارلی کویشچن ہے کہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر اندر ان کا آؤٹ کم آ جائے گا کہ یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, اور اگر نہیں کر پائیں تو ان کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوگا, چونکہ لوگ یہاں پہ بہت تنگ ہیں, لیونگ کاسٹ اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ ایوریج تو کیا ابو ایوریج بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا. سو انرجی کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, کیا مہنگائی آپشنز اتنی ہیں زیادہ, پھر کیا آپشنز کیا ہیں ٹرسٹ کے پاس, وہ کیا کر سکتی ہیں اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ان کی کابینہ کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے آج پرومس کیا ہے کہ وہ جو انرجی پرائسز ہیں ان پہ کیپ لگائیں گی. دوسرا وعدہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ہائی لیونگ کاسٹ ہے, جو مہنگائی ہے, اس پہ وہ قابو پائیں گی. کس طرح قابو پائیں گی, میرا خیال ہے وہ کل اس کو پلان پیش کریں گی کہ کس طرح وہ کرتی ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر کھانے کی چیزیں, پیٹرول, بسز کا کرایہ, انڈر گراؤنڈ کا کرایہ, ایئر ٹکٹس کا کرایہ, ہر چیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ کریں گی, اگر نہیں کریں گی تو ٹوری پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا الیکشن میں. جو 2 سال کے بعد الیکشن ہے تو وہ کرنا چاہتی ہیں, کر پائیں گی یا نہیں, ولنگ یہ ہیں ایک وہ, لیکن اب علیحدہ سوال ہے. ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ وہ کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی ہیں. اچھا, جو پہلا رابطہ ہوا ہے لیز ٹرس کا, کچھ تھوڑی خارجہ پالیسی کو لے کر بھی میں چاہوں گی کہ بات ہم کر لیں, وہ ان کا ہوا ہے زیلنسکی سے, یوکرین کے پریزیڈنٹ سے. اینڈ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان سے کہا ہے کہ ہم جی شکر گزار ہیں جس طرح سے برطانیہ نے ہمیں مدد کی ہے اس جنگ کے اندر, دفاعی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کبھی کیو تشریف لائیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ زیلنسکی کی جانب سے شکریہ کیا گیا ہے, اس کے جواب میں وہ مزید پھر مدد جاری رکھیں گی یا تھوڑی بہت یوکرین کو لے کر پالیسی ہمیں برطانیہ کی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ کیونکہ آج ان کی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی ہے نا لیز ٹرس کی. جی چہرے بدلنے سے, برطانیہ کے اندر چہرے بدلنے سے پالیسیز نہیں بدلتی. یہاں کی پالیسیز جو ہیں وہ وہی رہتی ہیں جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. اگر نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پالیسی بدل لیں گی. جو یوکرین کے پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ایکس پرائم منسٹر بورس جانسن نے وہاں کے 2 دورے بھی کیے, ان کو فوجی جنگی سامان بھی دیا. سو یہ ان کی سپورٹ جاری رکھیں گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ اور یورپ یہ سمجھتا ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے, اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ برطانیہ اور یورپ ہے. گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ سارا بلیم جو یورپی کنٹریز ہیں یا پھر برطانیہ ہے, یہ سارا بلیم جو ہے وہ رشیا کو دے رہے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ پالیسیز جو ہیں برطانیہ کے اندر وہ چہرے بدلنے سے نہیں بدلتی. کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے گا, جو پالیسیز ان کی ہیں وہ جاری رہیں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جائیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. لیکن جو برطانیہ کے اندر عوام کو لے کر جو پالیسیز ہیں, عوام کے مسائل کو حل کرنے کو لے کر جو پالیسیز ہیں, اس پر وہ نظر ثانی کر رہی ہوں گی, ان میں تبدیلیاں لا رہی ہوں گی, عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہوں گی, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ ولنگ ہیں, بہت زیادہ خواہش رکھتی ہیں. بہرحال ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر اختر گلفام صاحب جو باتیں آج آپ نے ہم سے شیئر کیا, ان کے حوالے سے کس حد تک وہ ان پر عمل درآمد کر پاتی ہیں, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت درکار ہوگا. بہت شکریہ. اینی ویز ڈاکٹر اختر گلفام صاحب, آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے تھے, تجزیہ اپنا شیئر کر رہے تھے. لندن میں آپ موجود ہیں, لندن کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے, بلکہ برطانیہ کی پورے کی صورتحال بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا ہے, کن مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے, اور کس طرح سے لیز ٹرس جو کہ نئی وزیر اعظم ہیں وہ کوشش کریں گی کہ ان مسائل سے اپنے لوگوں کو نکالا جا سکے. اس گفتگو میں جو ہم کر رہے تھے ڈاکٹر اختر گلفام
इमाम साहब के साथ यूक्रेन का जिक्र हुआ है, तो अभी कुछ यूक्रेन का तस्करा करते हैं। आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस के 6 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इन कार्रवाइयों को रूस का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है और कहा कि ऐसा करने से बहुत सारे जो यूक्रेनी हैं उनकी कीमती जानों को बचाया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जौहरी प्लांट के इलाके को गैर फौजी बनाने का वादा पूरा करें। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन की हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए इल्ज़ाम ये लगाया है कि इसकी बुनियाद 2014 की बगावत के बाद रखी गई थी। मगरबी पाबंदियों को दुनिया के लिए ख़तरा करार देते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि मॉस्को को दुनिया में तनहा करना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, चीन में रूस के सफ़ीर ने खबर एजेंसी को दिए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर अपने चीनी हम मनसब शी चिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को आलमी तनाज़ुर में अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से रूस के मिसाइल गिराने क्या जो खबर हमने आपको दी है इस सारी गुफ्तगू से पहले, उसमें कितनी हकीकत है, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो जौहरी प्लांट को गैर फौजी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, या दोनों ममालिक किसी तरह आग से खेलते रहेंगे इस जौहरी प्लांट के करीब। इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को के 6 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 805 या फिर 6 रूसी X-101 मिसाइलों को गिराया गया है। ये रूस का बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे बहुत से यूक्रेनियों की जानें बची हैं। उनके मुताबिक गिराए जाने वाले मिसाइल में से 4 को जनूबी जिले में निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर ने जनूबी हिस्से में फौजी कामयाबी का जिक्र किया, लेकिन मशरकी हिस्से में किसी कामयाबी का जिक्र नहीं किया। हालांकि इससे कबल उसका इशारा फौजी हुक्काम दे चुके थे। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स आजादाना जराए से यूक्रेनी सदर के दावे की तस्दीक नहीं कर सकी, जबकि रूस की जानिब से भी इस हवाले से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रूस और यूक्रेन से मुतालबा किया है कि ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के इर्द गिर्द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जोन के क़याम को यकीनी बनाएं। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोवी ने ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट के मुआयने के कई रोज बाद सूरत हाल की नज़ाकत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को मुतनब्बे करते हुए कहा कि हम आग से खेल रहे हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक वक़ूअ पज़ीर हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल की हालिया मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेनी फोर्सेज से मुतालबा किया कि वह गैर फौजी इलाके की शराइत पर इत्तफाक करें। रूसी फौज की तरफ से तमाम फौजी एहलकारों और आलात को वहाँ से हटाने और यूक्रेन की जानिब से इस इलाके में दाखिल न होने की यकीन दहानी भी शामिल होनी चाहिए। ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के दौरे के बाद जारी रिपोर्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने इस बात पर भी जोर दिया कि पावर प्लांट पर होने वाली शेलिंग को फौरी तौर पर रोकना जरूरी है। उसके लिए तमाम मुतल्लिका फरीकों की तरफ से एक न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जोन के क़याम की जरूरत है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट पर होने वाली शेलिंग न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इदारा ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट की सूरत हाल पर हुनूस शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, जो अभी तक तब्दील नहीं हुई। रिपोर्ट में इस तनाज़े का बेहतरीन हल इसे खत्म करना करार दिया गया है, लेकिन इसमें नाकामी की सूरत में एक हिफाजती इलाका कायम किए जाने पर जोर दिया गया है। साथ ही रूस से मुतालबा किया है कि वो जौहरी प्लांट के आसपास से रूसी बख्तरबंद गाड़ियां निकाले, जो जौहरी तवानाई एजेंसी के वफ्द ने अपने दौरे के दौरान वहां देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं चिली की, जिसके अवाम ने मुल्क के लिए नए आइन को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आइन की तब्दीली के लिए मुल्क में रेफरेंडम हुआ था, जिसमें 38% लोगों ने इसकी हिमायत की, जबकि 62% से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। मुल्क के बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सदर गैब्रियल बोरिक ने नए तरक्की पसंद आइन के मुसवदे की हिमायत की थी। अब उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन सदर ने ये अहद भी किया है कि एक नए आइनी सफ़र के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। चिली का जो मौजूदा आइन है वो 1980 में अगस्टो की आमरीत के दौरान बनाया गया था, जिसमें कई किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत थी। लेकिन नाज़रीन, 2019 में हमने देखा कि चिली में सियासी और समाजी बेचैनी फैलने के बाद नए आइन का मुसवदा तैयार किया गया, और इस हवाले से 2020 में होने वाले रेफरेंडम में तकरीबन 80% लोगों ने एक नया आइन तैयार करने के हक़ में वोट भी दिया था। नए आइन में क्या मुजवज़ा तब्दीलियाँ की जानी थी और अवाम ने अभी से क्यों मुस्तरद कर दिया है, रिपोर्ट में आपको बताते हैं।
चिली के अवाम ने बाएं बाजू के ख्यालात के हामिल नए सदर के हिमायत याफ्ता नए तरक्की पसंद आइन को मुस्तरद कर दिया है। इस आइन की मंजूरी के लिए वोटिंग कराई गई। तमाम वोटों की गिनती के बाद जो नताइज सामने आए उसके मुताबिक तकरीबन 38% लोगों ने नए आइन की हिमायत में, जबकि 62% से ज्यादा अवाम ने मुखालफत में वोट डाले। 1.5 करोड़ अहल वोटरों के लिए नए आइन के बारे में वोट देना लाजमी करार दिया गया था। 2021 में चिली के नए सदर का ओहदा संभालने वाले गैब्रियल बोरक इस आइन के हिमायती थे। नताइज सामने आने के बाद उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन सदर ने ये अहद किया है कि वो एक नए आईनी सफर के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। 2019 में चिली में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने और सियासी और समाजी बेचैनी फैलने के बाद मुजाहिरों के बाद नए आइन का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से 2020 में होने वाले रेफरेंडम में तकरीबन 80% लोगों ने एक नया आइन तैयार करने के हक में वोट भी किया था। चिली में इस वक्त आमरीयत के दौर का आइन नाफिज है, जिसे 1980 में ऑक्सटो बोनचे के दौर में बनाया गया था और जिसमें कई किस्म की अदम मुसावात शामिल थी। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए आइन की हिमायत में कमी की एक वजह जुज़वी तौर पर चिली की मकामी आबादी को दी जाने वाली बहुत ज्यादा अहमियत को करार दिया जा रहा है। मुल्क की 1 करोड़ 90 लाख आबादी में से तकरीबन 13% मकामी आबादी पर मुश्तमिल है और नया मुजव्वज़ा आइन उन्हें ज्यादा खुद मुख्तारी फराहम करता है। ये खदशात भी पाए जाते हैं कि ये आइन एक ऐसे मुल्क में अस्काते हमल को भी कानूनी हैसियत दे सकता है जिसकी निस्फ आबादी रोमन कैथोलिक अकीदे को मानती है। दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा पैदा करने वाले ममालिक में चिली का भी शुमार होता है, लेकिन नए आइन में माहौलियात के मसाइल को भी मरकज में रखा गया है। नए आइन के नफाज से चिली की तर्ज हुकूमत में भी तब्दीलियों का इम्कान है। इससे इलाकाई ऐवान के मुकाबले में सेनेट की ताकत कुछ कम हो जाएगी और सरकारी इदारों के कम अज कम निस्फ ओहदों पर खवातीन को फाइज करने की जरूरत होगी। माहिरीन का कहना है कि आइन के सिलसिले में वोटिंग से चिली के अवाम की कदामत पसंदी का पता चलता है, जिसे हमने बरसों से नहीं देखा था। वो लोग जो नए आइन के हक में हैं, वो इस नौइयत की पोलिंग के बावजूद उम्मीद लगाए बैठे हैं। नए मुसव्वदे की हिमायत करने वाले बाएं बाजू के सदर गैब्रियल बोरक के हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक कानून साज ने इस बात पर जोर दिया है कि लोग बड़े पैमाने पर वोट डालने के लिए निकलेंगे और एक बार फिर ये पोल गलत साबित होंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जापान का एक शख्स कुछ भी न करके पैसे कमाता है। 38 साला शुजी मोरीमोतो दर हकीकत खुद को किराए पर देते हैं और लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। वो बज़ाहिर कुछ भी न करने के एक सेशन के बदले $71 लेते हैं। जापानी शख्स का कहना है कि बुनियादी तौर पर वो अपना वजूद किराए पर देते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ उनका गाहक जाए वहाँ साथ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोई काम नहीं करते, बस उसके साथ बैठे रहते हैं। दिलचस्प बात ये है कि वो न सिर्फ मकबूल हैं, बल्कि गुज़िश्ता 4 बरस में 4000 सेशन करने के बाद खतीर रकम भी कमा चुके हैं। जर्मन से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने 1 मिनट में 20 बॉल खेल के 68 बैट तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे कभी वो किसी मदद के बगैर सिर्फ अपने हाथों से सबसे ज्यादा यानी 148 नारियल तोड़ने का रिकॉर्ड और सॉफ्ट ड्रिंक कैन तोड़ चुके हैं। इसके अलावा भी वो बहुत से रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब उन्होंने इटली में मुनक़िदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो लोशोदाई रिकॉर्ड में अपने फन का मुजाहिरा किया है। अपनी इसी काबिलियत की वजह से मोहम्मद क्रिमोनोविच हथौड़े जैसे हाथों वाले के नाम से भी मशहूर हैं। बोलीविया में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का दिन मनाया गया और हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रही। दारुल हुकूमत लापाज समेत बेशतर शहरों में सालाना पैदल और साइकिल सवारों के दिन को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए अदाकारों, फनकारों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहरों की सड़कों पर निकल आई और अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। इस मौके पर हुकाम की जानिब से एक रोज के लिए हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। मुंतजिमीन का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को बढ़ती हुई आलूदगी से रोशनास करवाना है। स्पेन में रवां बरस बैल दौड़ के मेले में 10 अफराद की हलाकत के बाद इन मुकाबलों के मुस्तकबिल पर बहस छिड़ गई है। हर साल मौसम गर्मा आने के बाद स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में बैल के दौड़ के मुकाबले होते हैं, जिसमें बिफरे बैलों को गलियों में आजाद छोड़ दिया जाता है और मजमा उनके साथ साथ दौड़ लगाता है। अक्सर औकात इस दौड़ में शरीक होने वाले मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो जाते हैं और इस दौड़ में हलाकतों के वाकयात भी पेश आते रहे हैं। इस दौड़ को खत्म करने के लिए जानवरों की बहबूद के लिए काम करने वाली मकामी तंजीमों ने एक मुश्तरका मंशूर जारी कर रखा है, जिसमें बैल दौड़ और बुल फाइटिंग जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है और उन्हें जानवरों पर तशद्दुद के मुतरादिफ करार दिया है। उनकी चलाई गई अवामी मुहिम पर 5000 से ज्यादा लोग दस्तखत कर चुके हैं।
बर्नल में जर्मन फ्यूचर समिट के उन्वान से पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और जर्मन कंपनियों के दरमियान रवाबित कायम करने के लिए एक नेटवर्किंग तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें जर्मन लेबर मार्केट और स्टार्टअप शोबे में पाकिस्तानी टेक प्रोफेशनल्स के लिए मौक़ों के बारे में आगाही फराहम की गई। तकरीब में पाकिस्तानी खवातीन के लिए IT के शोबे में मौक़ों पर नजर डाली है। तकरीब में शामिल शुरका का कहना है कि उन्होंने इस मुनफरिद मौके से भरपूर फायदा उठाया है और अपने जर्मन शराकतदारों से बहुत कुछ सीखने को मिला है।